Hello, my dear students. I would like to welcome you all in this beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself, Tosif sir. We are in a collaboration with the Noblehood School, right? So today we are going to start our new topic, laws of refraction. In our previous lectures, we were discussed about the glass slab experiment and what the refraction is. And in today's lecture, we will discuss 2 to 3 topics regarding the refraction, like laws of refraction, lens, and the standard refractive index also we will discuss in this lecture. Okay, and then after, types of lens, what the lens is, and then standard incident rays for the lenses. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर लॉज थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के अंदर भी कुछ कुछ नियम है जो हमें जानने बहुत महत्वपूर्ण है. तो सबसे पहले जो नियम उसके अंदर दूसरा था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सो हियर ओनली द वर्ड रिफ्रैक्टेड इज चेंज्ड. मतलब सारी चीज़ें सेम टू सेम है, सिर्फ रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्टेड वर्ड यूज़ किया गया है. सो द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज the incident ray, the normal and the refracted ray lie in the same plane. Second, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for given pair of medium. यानी कि ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल का साइन कंपोनेंट. अभी एंगल की वैल्यूज हमें मालूम है, हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री के अंदर. लेकिन उसकी अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल डेटा उसका चाहिए, तो उसके लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लगाने होते हैं, साइन कॉस टेन. अब ये साइन कॉस टेन क्या है, यू विल स्टडी इन द मैथमेटिक्स इन वेरी डिटेल इन अ ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन, राइट. सो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है. इस फंक्शंस को आप साइन एंगल के साथ जोड़ोगे तो उसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, जैसे कि √3 है, √2 है, √3/2 है, 1 है. This is the numerical value you get after multiplying it with the trigonometric functions. So this is the second law of refraction. Sin I और sin R, ये दो जो trigonometric function है, इनका रेशियो कैसा रहता है, कांस्टेंट. एंड हियर ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट भी एक रेशियो है. किन दोनों के बीच का, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. यानी कि अगर आप दो मीडियम लेते हो, दो माध्यम लेते हो, एक एयर है तो दूसरा वाटर है, तो इन दोनों माध्यमों के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो रिस्पेक्टिवली डिफरेंट होती है. तो उन दोनों के बीच का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है गिवन साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल्स. ओके, सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हमें मालूम है कि कोई भी रे अगर एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है, मतलब ये एक रे है आपके पास, सॉरी माय मिस्टेक, वेट अ सेकंड. देखिए, अगर आपके पास दो मीडियम है, सपोज एयर और वाटर है, यहां से एक इंसिडेंट रे आता है ऐसे, तो वो इंसिडेंट रे यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा हूं, तो वो रे कितना बेंड करेगा, ये 3 केस सपोज मैं लूं, तो ये 3 केस में से कितना बेंड कर पाएगा. सो टू नो हाउ मच बेंडिंग इज टेक्स प्लेस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, एंड फॉर दैट पर्पज द क्वांटिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, उससे पहले जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे करते हैं. स्मॉल n से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो कहा है मतलब एक टर्म न्यूमरेटर में होगा, एक टर्म डिनोमिनेटर में होगा. स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी दोनों सेम है. इन दिस कंसेप्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. सो दो माध्यम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसका रेशियो, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मीन्स V1 upon V2 is equals to n.
इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये डिफरेंट कैसे होता है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो जिसके साथ कंपेयर करने की। जैसे कि अगर आपको किसी भी स्टैचू की हाइट को कंपेयर करना है तो आप कंपेयर किससे करोगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी से, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है नर्मदा कैनाल के सामने, नर्मदा डैम के सामने, उससे आप कंपैरिजन करोगे बिकॉज इट इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। ओके, तो वैसे ही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको स्पीड ऑफ लाइट एक दी गई है तो उसकी कंपैरिजन आप किसके साथ करते हो? कि जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो। सिंपल। तो लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा होती है? मैंने आपको पहले टेबल दिखाया था, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड का रेशियो, लाइट की स्पीड होती है, उसके सामने कोई भी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड हो, इसकी कंपैरिजन को और इसके रेशियो को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस NAB का मतलब होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और VM क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेट करना दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसका मतलब होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज आपको कोई दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं N1 और N2, और आपको कहा गया है फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। सॉरी, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, उसके बारे में आपको कहता हूँ। दो मीडियम है N2 एंड N1, और आपको ऐसा कहा जाए फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में जो यानी कि N1 है वो डिनोमिनेटर में जाएगा इस तरीके से, और जो विथ रिस्पेक्ट टू के पहले है वो कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। सो सिंपल है, N21 इज इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाई N1। So it is nothing but the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू के पहले वाला न्यूमरेटर में और विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाला डिनोमिनेटर में। अंडरस्टूड? चलिए बढ़ते हैं आगे। लेंस, हमारा रिफ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम कोई ग्लास की चीज को देखते हैं तो सभी को हम लेंस नहीं कहते। आपको मालूम है कि क्यों ऐसा होता है? सपोज आपके पास ऐसा कोई रेक्टेंगुलर ग्लास का टुकड़ा है तो उसे हम ग्लास का स्लैब कहते हैं। वी कैन नॉट से दैट इट इज लेंस, बट व्हेन वी कॉल्ड द ऑब्जेक्ट एज अ लेंस, तो ऑब्जेक्ट को लेंस कहने के लिए क्या उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो सपोज आपके पास ऐसे रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, जिसकी चारों सरफेस जो है वो फ्लैट है, लेकिन कोई एक सरफेस जो है वो ऐसी कर्वेचर वाली हो, वो ऐसी कर्वेचर वाली हो, तो ये क्या बन जाता है? लेंस। तो सिंपल सी चीज है कि जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की एक या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, कैसी हो? स्फेरिकल, उसे क्या कहा जाता है? लेंस। सिंपल डेफिनेशन। ओके, आई होप दैट यू हैव क्रिस्टल क्लियर आइडिया इन योर माइंड दैट व्हाट इज लेंस। सेकंड, टाइप्स ऑफ लेंस। तो दो शेप यहां पे दिए गए हैं। सपोज ऐसे कर्वेचर हो तो इसका मतलब होता है कर्वेचर इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये शेप हो गया कन्वेक्स शेप। और दूसरा शेप जो है मतलब इस तरीके से शेप है, तो एक साइड प्लेन सरफेस है, एक साइड कर्वेचर है, लेकिन आउटवर्ड कर्वेचर है, तो उसका नाम क्या देंगे हम? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। उसी तरीके से दूसरा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर है और एक इनवर्ड कर्वेचर है, तो इनवर्ड कर्वेचर को हम क्या कहते हैं? कनकेव, तो इसका नाम हो गया प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, उसके बाद एक लेंस ऐसा है कि जिसकी दोनों सरफेस ऐसे स्फेरिकल है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एक और दोनों सरफेस कर्वेचर वाली, मतलब डबल कन्वेक्स लेंस।
और अगर दोनों सरफेस सर इनवर्ड हुई तो ऐसे, तो इट मीन्स इट इज डबल कनकेव लेंस। सिंपल। अब आपने कभी कॉन्टैक्ट लेंसेज को देखा है जो जनरली लड़कियां तैयार होने के टाइम पहनती है, आंखों के अंदर पहनती है कॉन्टैक्ट लेंसेज को, कि जिसकी वजह से आंखों का कलर चेंज हो जाता है। तो उसका शेप जनरली कुछ कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है इस तरीके से। तो देखो, एक कर्वेचर जो है वो आउटवर्ड्स है और एक कर्वेचर इनवर्ड्स है, तो इसको क्या कहेंगे? कन्वेक्सो कनिकेव लेंस, जो यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर उससे उल्टा शेप है तो उसे कनिकेव पहले, यानी कि कनकेवो कन्वेक्स लेंस। लेकिन चिंता मत करिए, हमारे सिलेबस में और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम ये दो लेंसेज पढ़ेंगे, और हर बार डबल कन्वेक्स, डबल कनकेव, डबल कनकेव, डबल कन्वेक्स ऐसा नहीं बोलेंगे। डबल को हम क्रॉस मार देंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ओके, और इसी के बारे में हमें आगे पढ़ाई करनी है। चलिए, तो ये आपके सामने दो लेंसेज है। इन दो लेंसेज के अंदर मुख्य डिफरेंस क्या है? तो ये जो दो लेंसेज होते हैं, ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की जो टॉप सरफेस होती है वो थिन होती है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो उसका जो ऊपर का सरफेस है वो काफ़ी थिन है, मतलब पतला है। और बीच वाला जो यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे देखो ये छोटा सा सेक्शन थिन और बीच वाला सेक्शन थिक। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो ऊपर की अपर सरफेस इज थिन एंड बॉटम सरफेस इज थिक ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। उससे बिल्कुल उल्टा कहाँ पे? कनकेव लेंस के अंदर। कनकेव लेंस में ऊपर की सरफेस जो है वो थिक होती है। कैसी होती है? थिक। और जो बीच वाली सरफेस है वो कैसी होती है? थिन। दिस इज कनकेव लेंस। सिंपल। अगर इसका दूसरा नाम भी है कन्वर्जिंग लेंस। किसका? कन्वेक्स लेंस का। क्यों कन्वर्जिंग लेंस नाम दिया गया कन्वेक्स लेंस को? क्योंकि इसके अंदर जब भी रेज आता है ना, इंसिडेंट रेज ऐसे, तो वो इसको कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज। कन्वर्ज करना मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस इसका नाम रखा गया है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से ये कन्वर्जिंग कहा गया। कनकेव लेंस जो है उसके अंदर क्या होता है कि रेज आने के बाद डाइवर्ज हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर रेज भागते हैं इस तरीके से। तो इस लेंस को क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। ओके, चलिए। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू लेंसेस। आगे बढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको पहले पढ़ाया था कि जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर जो है वो एक स्फीयर का पार्ट था। समझ में आया? इस तरीके से कट किया हुआ स्फीयर था। लेकिन लेंस तो क्या है? दो कर्वेचर सरफेस से बनी हुई एक रचना है। तो उसके अंदर तो दो स्फीयर होंगे डेफिनेटली। ये रहा पहला स्फीयर, ये रहा दूसरा स्फीयर, और इन दोनों स्फीयर के माध्यम से हम एक लेंस, कन्वेक्स लेंस बना पाते हैं। तो हमें मालूम है कि जैसे मिरर के अंदर एक सेंटर होता था स्फीयर का, तो यहाँ पे तो दो स्फीयर है, तो इसके दो सेंटर होंगे, मतलब C1 एंड C2। These are the two centers and it is known as center of curvature। तो ये जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल, इट इज द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लेंस। मतलब जो लेंस की सरफेस को फॉर्म करता है स्फीयर, उसका सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक चीज आपको खास मेंशन करनी है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, बिकॉज लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फीयर्स। ओके, चलिए। उसके बाद है डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस की। मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी और लेंस के अंदर भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन, ये वाली, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर O। यानी कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर O में से पास ऑन होती है। दैट्स इट, दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद होता है मिरर का जैसे पोल जो था वो जियोमेट्रिक सेंटर था, मतलब यहाँ पे जो होता था ये वाला पॉइंट, उसे हम क्या कहते थे? पोल। तो मिरर के अंदर पोल जियोमेट्रिक सेंटर था
तो लेंस के अंदर जो ये ओ है वो हमारा जियोमेट्रिक सेंटर है ओ। ओके, तो लेंस का जियोमेट्रिक सेंटर जो ओ है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। तो चलिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हो अगर आपको याद रखनी है तो। इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। इसे डिनोट किससे करा जाता है? कैपिटल ओ से। उसके बाद है अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है? इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सरफेस। मतलब कि आपका जो लेंस है, लेंस का जो ये डायमीटर है ये इफेक्टिव डायमीटर होगा, मतलब असरकारक। इसके अंदर जितने भी रेज आएंगे उसे ये रिफ्रैक्ट करेगा। सो उस डायमीटर को क्या कहा जाता है? अपर्चर। ठीक है, चलिए फिफ्थ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अभी दो स्फीयर है तो रेडियस भी दो होगी। क्योंकि कैसे दो होगी? रेडियस कहाँ से कहाँ नापी जाती है? ऑप्टिकल सेंटर ओ से। ओ से सी तक का डिस्टेंस और यहाँ से ओ से C2 तक का डिस्टेंस। इट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो इट इज द डिस्टेंस। चलिए आइए देखते हैं। द रेडियस ऑफ ग्लास स्फीयर which forms a part of lens is called radius of curvature and the lens has two radius of curvature. Okay, उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल फोकस। फोकस यानी कि ऐसा पॉइंट कि जो हम ऑब्टेन करते हैं, लेंस हो या मिरर हो उसको ऑब्टेन करना पड़ता है। इट इज नॉट स्पेसिफिक। तो लेंसेज के अंदर क्या होता है? जब भी इंसिडेंट रेस इस तरीके से आती है सीधी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैंने जैसा आपको कहा था कि इट इज हैविंग अ कन्वर्जिंग नेचर, मतलब कन्वर्ज हो जाती है आगे जाके। तो कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? आपके पास यहाँ पे जो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं दूँ आपको, तो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन आपकी जो रेज है, इंसिडेंट रेज है, वो प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ जाती है। और इसी मुड़ने को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। और आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो जो एक पॉइंट के ऊपर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? कन्वेक्स लेंस का फोकस। तो सर यहाँ पे फोकस तो दो दो है, वो कैसे? तो हो गए ही फोकस दो दो, क्योंकि यहाँ से भी रेज आ सकते हैं और यहाँ से भी रेज आ सकते हैं। उत्तरी सर ये क्या बात कर रहे हो आप? दो साइड से रेज आ सकते हैं डेफिनेटली। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सो ये सरफेस भी ट्रांसपेरेंट है और ये वाली सरफेस भी ट्रांसपेरेंट है। तो जिस साइड से रेज आएंगे उसकी ऑपोजिट साइड पे फोकस होगा। अगर यहाँ से रेज आए तो इस साइड पे, और अगर यहाँ से रेज आए तो इस साइड पे फोकस। दैट्स इट, वेरी सिंपल। सो व्हेन द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस आर रिफ्रैक्टेड, when rays parallel to principal axis of a convex lens are refracted and converge at a point on a principal axis, it is called focus F. ये कन्वेक्स लेंस का हुआ है ये फोकस। अभी कनकेव का बाकी है। देखो कनकेव लेंस का फोकस कैसा होगा? तो कनकेव लेंस जो है उसके अंदर तो डाइवर्जिंग नेचर है सर। सीधे जो रेज आते हैं, मतलब ऐसे सीधे रेज आते हैं, वो तो ऐसे डाइवर्ज हो जाते हैं। सीधे आए और डाइवर्ज हो गए। ठीक है, यानी कि रेज सीधे आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से बड़े दूर भागते हैं भाई। हाँ सर डेफिनेटली ये तो हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इसका नेचर ही ऐसा है। अंडरस्टूड? लेकिन ये जो डाइवर्ज हो रहे हैं रेस, इसको अगर मैं वापस आया कहानी में ट्विस्ट, इसको अगर मैं पीछे रिट्रेस करूं तो वो कुछ एक पॉइंट से आ रहे हो ऐसा लगता है। और जो ये पॉइंट है कि जहाँ पे ये दो रेस ओरिजिन हो रहे हैं, ओरिजिन है इस रेस का, उस पॉइंट को कहा जाता है कनकेव लेंस का फोकस। तो सिंपल है, कन्वेक्स लेंस का फोकस F1 और कनकेव का F2। तो ये तो सर मिल बांट के खा लिया इन दोनों ने, एक का F1 और एक का F2। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, बल्कि ये सही है, ये सही चीज़ है। F2 यहाँ पे है, और अगर
इस साइड से आप रेज को आने दोगे तो F1 हो जाएगा इसका फोकस, ठीक है। चलिए, सो इसकी डेफिनेशन भी सिमिलर है। व्हेन दी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस आर रिफ्रैक्टेड एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि ऐसा हमें दिख रहा है, हो नहीं रहा है ऐसा असल में, बट इट इज अपीयर्ड, diverge from a point on a principal axis, that point is called focus F. Okay, चलिए, so this is the terminology of the lenses. Okay, आगे बढ़ते हैं, चलो अभी। तो आज का लास्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे फॉर लेंसेस। इंसिडेंट रे लेंसेस के अंदर किस तरीके से आते हैं। तो अभी इमेज फॉर्म होने के लिए कितने रेज रिक्वायर हैं, 2 रिफ्रेक्टेड रेज रिक्वायर हैं, लेकिन हमारे पास तो मिरर में तो सर 4 थे, तो यहाँ पे कितने होंगे, लेट अस सी। जिन लोगों ने मिरर अच्छे से पढ़ा होगा उन लोगों को मालूम है कि स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज जो है वो किस तरीके से होते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, चलिए आइए, मेहरबान साहिबान कदरदान, शुरू करते हैं। रे 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक ऐसा रे, यानी कि इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन मैंने आपको कहा कि उसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग, मतलब वो मुड़ेगा किसकी ओर, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर। पता नहीं भाई यहाँ पे कौन सी ठेले की दुकान है कि वो वहाँ पे ही मुड़ जाता है इस तरीके से, ठीक है। और कनकेव लेंस जो है उसका डाइवर्जिंग नेचर है, मतलब इंसिडेंट रे से सीधे आया और यहाँ पे आके ऊपर चला गया, मतलब यहाँ से उसको बड़ी ही दुश्मनी है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो दूर चला जाता है उससे। और इसको अगर पीछे आप ट्रेस कर लो इस तरीके से, तो यहाँ पे वो F1 के ऊपर सेंटर्ड हो जाएगा। यानी कि अगर आपका इंसिडेंट रे, ध्यान से सुनना, अगर आपका इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगा तो कन्वेक्स लेंस में फोकस F2 में से होके जाएगा, और अगर कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस में वो F1 में से होके जा रहा हो ऐसा अपीयर होगा, दैट्स इट। दूसरा केस, व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि लेंस के फोकस में से अगर रे जा रहा हो तो ऐसे फोकस में से गया और पैरेलल हो गया, तो सर ये तो कुछ मिरर जैसा हमें लग रहा है। मिरर में भी होता क्या था, ये मिरर था, ठीक है, बड़ा अच्छा मिरर है सर आपने बनाया, यहाँ पे फोकस हुआ करता था। तो सर आपने जब भी उसमें से फोकस में से ऐसे लाइन खींची थी तो वो भी पैरेलल जा रही थी ऐसे, याद करो याद करो याद करो। तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर इसको तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास जाना था ना, तो देखो मोड़ा ना, कैसे, लेट मी शो यू। अगर यहाँ पे लेंस नहीं होता तो ये सीधा जाता, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर था, देखना। लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये दूर जा रहा था तो ये तो नज़दीक गया, गया ना, किसके नज़दीक, प्रिंसिपल एक्सिस के। वहाँ पे पता नहीं कौन सा खजाना है कि कन्वेक्स लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टेड है उसकी ओर मुड़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स इतना याद रखिएगा कि जब भी फोकस में से आप पास ऑन करो तो वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है, इंसिडेंट रे। और इसकी तो दुश्मनी एज इट इज़ है, कैसे, अगर मैंने फोकस में से, अभी आप ऐसा बोलोगे कि सर यहाँ पे एक फोकस था उसके ऊपर आप करवाओ ना इसको इंसिडेंट, तो हम उल्लू नहीं है, ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे तो सीधा चला जाएगा ना। तो हमें क्या करवाना है, रिफ्रैक्शन करवाना है, इसलिए इसको F2 के ऊपर डालना होगा। यहाँ पे भले F1 से निकाला हमने, ठीक है। तो अगर मैंने इंसिडेंट रे ऐसा लिया कि जो अपीयर हो रहा हो F2 पे जा रहा हो, तो गया 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 गया, लेकिन बीच में लेंस आ गया, तो लेंस आते ही ये जा रहा था ऐसे, लेकिन ये दुश्मनी की वजह से दूर हो गया, समझ में आया, ये इस साइड मूव कर गया। तो सर इसकी तो दुश्मनी एज इट इज़ रही, डेफिनेटली एज इट इज़ रही, ठीक है। तो ये उससे दूर हो गया। तो मतलब कनकेव लेंस के अंदर अगर आप फोकस के ऊपर से पास ऑन करवाते हो इंसिडेंट रे को, बट आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम हियर हैपनिंग इन द कन्वेक्स लेंस, ओके। चलो थर्ड एंड लास्ट केस, सी वाला, मिरर का सी वाला केस, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर हो, उसमें से रे गया
मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे एक सड़क पे, मोड़ आया लेकिन मैं मुड़ा नहीं ऑप्टिकल सेंटर का मोड़ आया लेकिन मैं मुड़ा नहीं, मैं सीधा चला गया, इस तरीके से। तो सेम मैनर में होता है, ऑप्टिकल सेंटर में से ओ में से आप जाओ तो वो सीधा ही चला जाता है। सेम विच इज हैपनिंग इन मिरर इन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि ओ ऑप्टिकल सेंटर में से आपने रेस को पास ऑन करवाया तो वो वहाँ से सीधा निकल गया। तो ये 3 केस आपको कंपलसरी याद रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, इसके आगे के लेक्चर में इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।